अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिजवान है और हम रैक सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ वेक्टर स्टोर डेटाबेस स्टडी किए। हमने लास्ट टाइम फाइस को स्टडी किया, फिर हमने स्टडी को स्टडी किया और पाइनकॉन को स्टडी किया। आज हम एक ऐसे वेक्टर डेटाबेस को स्टडी करेंगे जिससे हम लोकली अपने पीसी के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। और ये इसको सबसे बड़ी बात इस डेटाबेस की ये है कि इसे हम ऑफलाइन मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसे बहुत एक्साइटिंग बना देती है। अच्छा, इसके लिए आपने क्रोम के ऊपर जाके लिखना है ऑब्जेक्ट बॉक्स। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट बॉक्स। इसके अंदर एंटर होते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉक्स के बारे में बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट बॉक्स है क्या। ऑब्जेक्ट बॉक्स इज एन ऑन डिवाइस, ठीक है, ऑन डिवाइस डेटाबेस है विद वेक्टर सर्च एंड आउट ऑफ द बॉक्स डेटा सिंक्रोनाइजेशन designed for resource efficiency on mobile, IoT, and other embedded devices like ECUs, robots, machines. It is also excels on servers and cloud system. ठीक है ना? The lightweight database uses minimal computing resources like CPU, memory, energy, battery, and is therefore super fast. ठीक है? वाकई ये सुपर फास्ट है। ये मैं आपको डेमो करवा के दिखाऊंगा। हम एक ऐप बनाएंगे, स्ट्रीमलेट के ऊपर बनाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी इसी करेंगे। तो ये आप देखिएगा कि कितना सुपर फास्ट ये हमारे वेक्टर स्टोर को क्रिएट करता है और मैनेज करता है। हमारे लोकल पीसी के ऊपर हमारा बहुत बड़ा डेटा वो मैनेज हो जाता है ऑब्जेक्ट बॉक्स वेक्टर स्टोर डेटाबेस के थ्रू। अच्छा, और and sustainable and cost effective across environments and workloads. At the same time, it is transactionally safe. ठीक है ना? Transactionally safe and reliable, persist and synchronize data under all conditions, all kinds of challenging conditions. सही है। फ्लेकी नेटवर्क्स, ऑफलाइन सिनेरियोज। अच्छा, ये इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती है कि ये ऑफलाइन मोड के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे को इंटरनेट की कनेक्टिविटी का अगर इशू है तो नो वरीज, ये आपका ऑब्जेक्ट बॉक्स आपको डेटा रिट्रीवल करके देगा। ठीक है ना? डेटा मैनेज करके देगा ऑन प्रीमिसेस और ओकेजनली कनेक्टेड डिवाइस एक्सेट्रा। इजी टू इंटीग्रेट एंड यूज। ठीक है, मुख्तलिफ हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाता है और इंटीग्रेट हो जाता है और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट बॉक्स इज डेवलप्ड बाय डेवलपर्स। और ये ठीक है, सबसे मैं आपको ये चीज़ बताऊं इसकी टेक हाइलाइट्स के अंदर कि ये फास्ट एंड लाइट वेट है, वेक्टर सर्च के लिए यूज़ होता है, सस्टेनेबल है ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी। ऑब्जेक्ट बॉक्स रिड्यूस रिसोर्स यूज, सीपीयूज के लेस रिसोर्स यूज़ करता है। ठीक है, और एनर्जी और इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए भी बहुत यूजफुल है एंड मनी वेस्ट को भी बचाता है हमारा। सबसे एक्साइटिंग मैंने आपको बताया था कि ये सीमलेस है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के अंदर इसको यूज कर सकते हैं फॉर द लो लेटेंसी ऑलवेज ऑन एक्सपीरियंस डेवलप एप्लीकेशंस दैट वर्क ऑन एंड ऑफलाइन अनबर्डन बाय द नीड फॉर अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है ना? हमारे को कनेक्टिविटी का बड़ा इशू आता है तो हमारे लिए ये बहुत एक्साइटिंग हो सकता है ये डेटाबेस। डेटा कंट्रोल, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इससे गिटहब के पेज भी मौजूद है। अगर हम इससे गिटहब के पेज के ऊपर जाएं तो हमारे को इसकी अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बताऊं इसके अंदर। यहाँ पे आप गिटहब के ऊपर स्टार्स देखें, इसके 45 के स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ रनिंग लाइव्स एंड मिलियंस ऑफ कार्स बिल्ड 35 के इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बिल्डअप हो चुके हुए हैं ऑब्जेक्ट बॉक्स के ऊपर। और ये फास्टर देन एनी ऑल्टरनेटिव डेटाबेस, 10 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, आप देखेंगे जब हम इसको डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्विकली डेटा को क्रिएट करके और डेटा को मैनेज कर लेता है। ठीक है, गिटहब के पेज के ऊपर आते हैं हम। इसके गिटहब के पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज है जावा के साथ। हम इसको यूज़ कर सकते हैं गो के साथ, स्विफ्ट के साथ, डार्ट के साथ, सी के साथ और ऑब्वियसली पाइथन के साथ भी ये लिंक अप हो जाता है। ठीक है ना? तो हम पाइथन को यूज़ करेंगे इस ऑब्जेक्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। इसके लिए हमारे को काम क्या करना पड़ेगा, एक मैंने ऑब्जेक्ट बॉक्स का फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है ना? और इस ऑब्जेक्ट बॉक्स के फोल्डर के अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है और वही डेटा है हमारा नेशनल एआई पॉलिसी का। आप बहुत सारे डेटा रख सकते हैं, मल्टीपल पीडीएफ्स इसके अंदर रख सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये एक पीडीएफ यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है जो कि मैं इसको लेता हुआ आया हूँ पिछले प्रोजेक्ट से। ठीक है,
दूसरी चीज़ हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट की हुई है, .env फाइल बनाई है, requirement.txt फाइल बनाई हुई है। अच्छा, ये फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने इसको शो मोर ऑप्शंस के अंदर जाके इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है ना? ताकि आपको भी इसको क्रिएट करने में कोई मुश्किल ना हो। ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगा मैं आपको इसके, आपने ज़रा फॉलोअप करते जाना है, साथ-साथ फॉलोअप करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे डेटा का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट कर ली हुई है। वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्डा डीएक्टिवेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट, सही है। इसको मैं डीएक्टिवेट कर दिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। आपको जूम हो गया है ना, नजर आ रहा है क्लियर? ठीक है, यहाँ पे लिखते थे हम कॉन्डा क्रिएट -p वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, इसके साथ साथ हम पाइथन का वर्जन आजकल यूज करें 3.10, ठीक है। और यहाँ पे -5 करके हम इंटर करेंगे तो आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी। वर्चुअल एनवायरनमेंट जब क्रिएट हो जाए तो आपने उसको कॉन्डा एक्टिवेट करके एक्टिवेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्डा एक्टिवेट वीएनवी, तो ये मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इसमें सीक्रेट कीज रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर या प्रोजेक्ट का एजेंडा ये बता दूं कि हम इसमें ओपन एआई की एम्बेडिंग्स यूज करेंगे और ग्रॉक का फ्री एलएलएम, ग्रॉक की एपीआई यूज करते हुए हम एलएलएम लामा 3 यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। वो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको ये दिखा दूंगा। यहाँ पे मेरी सीक्रेट कीज हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ अपनी सीक्रेट कीज। डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद इन्हें डीएक्टिवेट कर दूंगा। आपने अपनी एपीआई की बनानी है। अच्छा, ग्रॉक की एपीआई की है, ओपन एआई की एपीआई की है, सही है ना? आपको पता है ना, ग्रॉक की वेबसाइट के ऊपर जाके क्लाउड ग्रॉक लिखेंगे तो आप यहाँ पे अपनी एपीआई की बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एपीआई की के सेक्शन के अंदर जाएंगे, आप अपनी क्रिएट एपीआई की करेंगे और यहाँ पे आपकी एपीआई आ जाएगी। वहां पे आपने इसको किसी नोटपैड के अंदर सेव कर लेना है। किस फॉर्मेट के अंदर सेव करना है आपने? ग्रॉक अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक है ना। इसी तरह से आपने ओपन एआई की आपने बनानी है। अगर आप ने क्रेडिट लिया हुआ है $5 का, तो आप ओपन एआई की यूज करते हुए एम्बेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आप हगिंग फेस की एम्बेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं और ओलामा एम्बेडिंग्स जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैं ओपन एआई की एम्बेडिंग्स इसलिए यूज करता हूँ कि ये सुपर फास्ट होती हैं और इनकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर हमारी वही रॉक को आपने करना है, लैंगचेन स्ट्रीमलीड, लैंगचेन ओपन एआई, लैंगचेन कम्युनिटी, लैंगचेन कोर, ऑब्जेक्ट बॉक्स एक, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉक्स को भी आपने करना है और उसके बाद पाइथन डॉट env इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की लाइब्रेरीज को यहाँ पे लिख देंगे तो आपने यहाँ पे आके लिखना है वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर पिप इंस्टॉल -r लिखना मत भूलिएगा, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, रिक्वायरमेंट्स ये फोल्डर का नाम है बेसिकली, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है ना। अच्छा, ये फोल्डर मैं बार बार आपसे इस वजह से भी बनवा रहा हूँ कि जब हमने इसको स्ट्रीमलीट क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ेगा इस ऐप को, तो तब भी ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी का फोल्डर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है ना। और जब आप गिटअप के ऊपर भी पुश कर रहे होते हैं तो कोई आपकी रेपोजिटरी के अंदर आके देखता है तो वहां से भी उसको रेफरेंस मिल जाता है कि आपने कौन कौन से पैकेजेस यूज करते हुए इस ऐप को क्रिएट किया है। तो ये इसको बनाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी वजह ये होती है कि जब हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं लाइब्रेरीज को, तो हमें इंडिविजुअल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अब मुझे ये रिक्वायरमेंट्स, ये वाली जो कमांड पे इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, बेसिकली ये कर ये रही है कि इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन्हें इंस्टॉल करवा रही है ना। तो मैं इसको इंडिविजुअली भी लिख सकता था, जिस तरह के पिप इंस्टॉल में लिखूं पिप इंस्टॉल ग्रॉक, फिर मुझे लिखना पड़ेगा स्पेस देके लैंग चेन, तो इस तरह से मुझे सो ऑन लिखता जाना पड़ेगा टिल पाइथन डॉट env। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। मैंने बार बार अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ें रिपीट की हैं, तो ये मुझे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक बताना काफ़ी है। अच्छा, एक चीज़ सबसे अहम ज़रा गौर से देखिएगा
कि यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाना होगा ऑब्जेक्ट बॉक्स का, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारा ये डेटा जो है ये एज अ वेक्टर स्टोर क्रिएट होगा इसके अंदर। सही है, ये हमारा डेटाबेस यहीं पे बनेगा, लोकली यहीं पे बनेगा। तो इसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना है ऑब्जेक्ट बॉक्स का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, उसका नाम रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट बॉक्स, ठीक है। और लास्ट काम हमारा जो होता है app.py की फाइल हम बनाते होते हैं अपनी कोडिंग के लिए। सही है, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सही है, सबसे पहले हम अपना क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज को लेके आते हैं, सही है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को लेके आते हैं, इंपोर्ट द लाइब्रेरीज, इंपोर्टिंग पैकेजेस। अच्छा, ये वही लाइब्रेरीज हैं जो कि हमने कल फाइल्स के डेटाबेस को यूज करते हुए बनाई हैं, ठीक है। तो वही मैं लाइब्रेरीज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इन्हें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली वही लाइब्रेरीज हैं जो कि हमने कल यूज की हैं। इसके अंदर जस्ट एक ये वेक्टर स्टोर ऑब्जेक्ट बॉक्स की एडिशनल लाइब्रेरी है, बाकी तमाम वही लाइब्रेरीज हैं। स्ट्रीमलेट को हमने यूज करना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ओएस से हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल को मैनेज करने के यूज होगा। और लैंगचेन ग्रॉक, क्योंकि ग्रॉक की एपीआई यूज कर रहे हैं हम, ग्रॉक का एलएलएम यूज करेंगे, इसलिए हमने लैंगचेन ग्रॉक से हमने चैट ग्रॉक इंपोर्ट करवा ली है। और हम ओपन एआई की एम्बेडिंग्स यूज कर रहे हैं और लैंगचेन ओपन एआई से ओपन एआई एम्बेडिंग्स हमने बुलवा ली, ठीक है। हमारे पास इस डेटा के फोल्डर के अंदर पीडीएफ की फाइल हमारे पास मौजूद है, तो इसके लिए हमने लैंगचेन कम्युनिटी के डॉक्यूमेंट लोडर से हमने पाए पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर हमने इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। यहाँ सही है, क्योंकि अब हमने लोड करवाने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट्स को चंक्स के अंदर हमने स्प्लिट करना होता है, तो इसके लिए हमने लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर से हमने रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर हमने इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने दो चेन्स इंपोर्ट करवाई हैं, create stub document chains or create retrieval chain. Retrieval chain will be responsible for fetching the data from the database source। हमारी इस केस के अंदर database source object box है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिखते हैं, तो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने लैंगचेन कोड प्रॉम्प्ट से हमने चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने बुलवा लिया। और फिर लैंगचेन ऑब्जेक्ट बॉक्स डॉट वेक्टर स्टोर से हमने ऑब्जेक्ट बॉक्स इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, हम अपने वेरिएबल्स को, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी और फिर लोड डॉट ई एन वी, हम ये क्या करता है हमारे, ये मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम। अब हमारे पास वेरिएबल्स हैं डॉट ई एन वी के अंदर, ठीक है। पहले हम एक वेरिएबल या एक ही वेरिएबल यूज कर रहे होते थे, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे एपीआई सीक्रेट कीज इंसर्ट होंगी तो वो हमारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम डॉट ई एन वी फाइल, ठीक है ना। डॉट ई एन वी फाइल से ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करवाएगा, ठीक है। गुड, यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ आ जाती है। दूसरा काम हम जो करवा रहे होते हैं, कॉन्फ़िगर करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। किसको कॉन्फ़िगर करवाना है हमने, एपीआईज को। किसकी एपीआईज हम यूज कर रहे हैं, ग्रॉक की एपीआई हम कॉन्फ़िगर करवाएंगे और ओपन एआई की, ओपन एआई फॉर एम्बेडिंग्स और ग्रॉक फॉर एलएलएम। एलएलएम मैंने आपको बताया कि लामा का, लामा 3 हम इस सफा यूज करेंगे एज एन एलएलएम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोडिंग द ग्रॉक एंड ओपन एआई की, सही है। ग्रॉक की और ओपन एआई की मैंने लोड करवा लेनी है, कॉन्फ़िगर करवा लेनी है, ठीक है, एपीआईज को। इसके लिए मुझे वही लिखना पड़ेगा जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था, os डॉट एनवायरनमेंट ओपन एआई की, और ओपन एआई की मेरी सीक्रेट की के अंदर, सीक्रेट की फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है। ग्रॉक एपीआई की इज इक्वल टू गेट एनवायरनमेंट ग्रॉक एपीआई की, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एलएलएम को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। मैं क्विकली आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। एलएलएम हमारा चैट ग्रॉक, ग्रॉक एपीआई की, और मॉडल हमारा लामा 3 8B8192। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिया है, इसके लिए मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ ग्रॉक के ऊपर, ग्रॉक डॉट कॉम के ऊपर गए हम, और यहाँ पे यूजफुल चैट को हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गए लामा 3 8B8192, सही है। आप दूसरे मॉडल्स भी ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने गैमा भी ट्राई किया हुआ है। ये जितने भी मॉडल्स हैं मैंने सारे
ऑलमोस्ट ट्राई किए हुए हैं, आप डिफरेंट मॉडल्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से लिया, ये आपको बताना था, दैट्स इट। ओके, एलएलएम हो गया हमारा। एलएलएम के बाद हम अपना चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिखते हैं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। उसका फॉर्मेट ये होता है, मैं आपके सामने अभी लेके आता हूँ। ये हमारा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, उसके अंदर हमने लिख दिया आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट ओनली, प्लीज प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम हमने स्ट्रीमलीट के ऊपर ऐप डिप्लॉय की थी, ये भी हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे स्ट्रीमलीट के ऊपर। स्ट्रीमलीट के ऊपर बनाना बहुत आसान है, और ये सारी हमारी एम्बेडिंग्स, चंकिंग, स्प्लिटिंग, डॉक्यूमेंट लोडिंग, ये सारी हम सेशन स्टेट के अंदर करेंगे, जैसा हमने लास्ट टाइम की थी। इसके लिए हम बनाते थे एक फंक्शन, ठीक है। ये हमने फंक्शन बनाया, और इसके बाद हमने सब कुछ अपना सेशन स्टेट के ऊपर, स्ट्रीमलीट की सेशन स्टेट के ऊपर हमने माउंट कर दिया। सही है। आपको मैं बताता हूँ ये हुआ क्या है, सही है ना। इफ वेक्टर नॉट इन सेशन स्टेट, ठीक है, अगर वेक्टर्स नहीं है सेशन स्टेट के ऊपर, तो सेशन स्टेट के अंदर जाओ, ओपन एआई की एम्बेडिंग्स को इनिशियलाइज कर दो, ओके। सेशन स्टेट के ऊपर, स्ट्रीमलीट के ऊपर ही, ठीक है ना। क्योंकि वहां से दोबारा हमारे को यहाँ पे सिस्टम के ऊपर ना आना, बट हम हर चीज को स्ट्रीमलीट के ऊपर ही की स्टोरेज के अंदर ही डिप्लॉय करते जा रहे हैं। इनिशियलाइज करवा दी हमने ओपन एआई की एम्बेडिंग्स वहां पे सेशन स्टेट के ऊपर, और हमने, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ की फाइल है, हमने यूज किया पाई पीडीएफ डायरेक्टरी लोडर, जिसकी हमने इंपोर्ट करवाया हुआ था हमने कम्युनिटी डॉक्यूमेंट लोडर से। इसके ज़रिए हमने अपने डेटा को वहाँ पे क्रिएट करवा दिया, सही है, सेशन स्टेट के ऊपर। फिर उसके बाद हमने क्या किया यार, ये तो ओके, यहाँ पे आ गए हम, st.session_state.docs, और यहाँ पे लोडर के ज़रिए उस सारे डॉक्यूमेंट्स को, उस सारे डॉक्यूमेंट डेटा के फोल्डर से जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, उनको यहाँ पे लोड करवा दिया, सही है। लोड करवाने के बाद हमने रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट एडिटर के जरिए चंक साइज 1000 देते हुए और चंक ओवरलैप 100 असाइन करते हुए हमने उस डॉक्यूमेंट्स के चंक्स वहां पे क्रिएट करवा दिए, कहाँ पे, सेशन स्टेट के ऊपर। फिर उसके बाद हमने st.session_state फाइनल डॉक्यूमेंट्स, और फिर वहां पे हमने जाके 50 डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट के, मैं कहता हूँ कि ऑल डॉक्यूमेंट्स, मुझे इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा जब डॉक्यूमेंट्स होता है और मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करवाना पड़ता है आपको कि ऐप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दे, एम्बेडिंग्स जल्दी से क्रिएट हो जाए, तो ऑलरेडी हमने देखा है कि नेशनल एआई पॉलिसी के 41 पेजेस हैं, तो मैं ये इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इसका मतलब ये था कि मैं फर्स्ट 20 पेजेस की एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके चंक्स क्रिएट होंगे, और उससे हम रिस्पॉन्स कर सकेंगे, ठीक है ना। तो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को ले लेते हैं यहाँ पे, सही। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स के चंक्स क्रिएट हो गए, ठीक है ना, 20 ऑल डॉक्यूमेंट्स के, सही है। उसके बाद हमने st.final वेक्टर स्टोर ऑब्जेक्ट बॉक्स, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उनकी एम्बेडिंग्स क्रिएट होके इंडेक्सिंग हो जाएगी, और इंडेक्सिंग होगी यानी कहाँ पे, ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर वहां पे क्रिएट हो जाएंगे हमारे वेक्टर्स, सही है, और स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमने इनपुट प्रॉम्प्ट दी, हमने इनपुट प्रॉम्प्ट के अंदर ये हम स्ट्रीमलेट के ऊपर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं, सही है ना। यहाँ पे एक बटन प्रेस कर दिया कि जब हमारा कोई हम क्यूरी करें तो सबसे पहले हमारा एक बटन हो जो कि एम्बेडिंग्स क्रिएट करे, और वो जब हम वेक्टर एम्बेडिंग ये बटन प्रेस होगा तो वेक्टर एम्बेडिंग इनिशियलाइज का फंक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा, सही है। वो यहाँ से पास होता हुआ जाएगा, फिर वो यहाँ से पास होता हुआ जाएगा, ये सारे काम कर देगा, यानी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर देगा, और हमारे स्ट्रीमलेट के डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा जब एम्बेडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी कि डॉक्यूमेंट्स आर एम्बेडेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट चेन बनाएंगे, रिट्रीवर बनाएंगे, और फिर उसके बाद रिट्रीवल चेन बनाएंगे। रिट्रीवल चेन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फैचिंग द डेटा फ्रॉम द वेक्टर स्टोर, ओके, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अपना लेट्स सी देखते हैं क्या क्या करते हैं अब। ये मैं आपके सामने लेके आता हूँ, आ जाए यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे इनपुट प्रॉम्प्ट हमारा वेक्टर्स नहीं है सेशन स्टेट के अंदर, तो फिर क्या हो, डॉक्यूमेंट चेन बन जाए, सही ना।
डॉक्यूमेंट चेन, क्रिएट स्टफ डॉक्यूमेंट चेन हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, फिर रिट्रीवल चेन बनाने के लिए हमारे को डॉक्यूमेंट चेन और रिट्रीवल बनाना होता है, सही है ना। और डॉक्यूमेंट चेन क्या होती है, क्रिएट स्टफ डॉक्यूमेंट चेन, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स जो पास करते हैं एलएलएम का और प्रॉम्प्ट का। आपको पता है ना, हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पे बनाई हुई है, ये हमारे हमने प्रॉम्प्ट बनाई हुई है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से हमने प्रॉम्प्ट बनाई हुई है। और हमने दूसरा काम एलएलएम को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एलएलएम कौन सा है हमारा, लामा 38B8192, ठीक है, ओके। दूसरा काम रिट्रीवर बनाते हैं हम, एसटी और सेशन स्टेट और वेक्टर्स एज रिट्रीवर फंक्शन से हम रिट्रीवर बना देते हैं। और रिट्रीवल चेन विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिट्रीवर एंड डॉक्यूमेंट चेन, ठीक है ना। यहाँ से प्रोसेस टाइम को भी हम डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस टाइम भी हमारा डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हमने स्टार्ट टाइम डॉट प्रोसेस टाइम हमने लिख दिया, और रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, रिट्रीवल चैन से आएगा इन्वोक होके इनपुट प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर, ओके। यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स टाइम प्रिंट कर देंगे और दैट्स इट, और इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे अपने डिस्प्ले के ऊपर, ओके। यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना। और फिर हमारा जो लास्ट फंक्शन था हमारा एक्सपेंडर वाला, सही है, इसको हमने यहाँ पे लिखना है विद st.expender डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी सर्च करेगा, फिर उसके बाद रिलेवेंट चंक्स बनाएगा ये, और इनोमिनेट का फंक्शन इंडेक्सिंग और डॉक्यूमेंट से लाके यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा, और हमारे एम्बेडिंग्स जो क्रिएट हो जाएगी उसको यहाँ पे राइट करवा देगा, और हम इसको सेपरेशन के लिए डॉट 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 लगा देंगे, ओके। इसको अब हम रन करते हैं इस फाइल को। इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रीमलेट रन app.py, ठीक है। app.py करेंगे तो हमारी ये ऐप रन कर जाएगी स्ट्रीमलेट के ऊपर। इससे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, एक चीज हम मिस कर जाते हैं ऑलवेज, इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने किया सेव, इसको किया रीरन, हमारी ऐप रन कर रही है और ये रन हो गई। अच्छा, और एरर भी आ गया, नेम रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। एरर, यहाँ पे हम एरर फाइंड करते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। वो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, रिस्पॉन्स इज डिफाइंड हियर, ओके। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू चैट इन्वोक टाइपिंग एरर हो सकता है हमारे पास, इफ रिस्पॉन्स नॉट इन कॉन्टेक्स्ट, ओके। कहीं पे टाइपिंग एरर हो सकती है हमारे पास, ओके। मैं ये देखता हूँ उसको दोबारा से रन करवा के कि कोई भी हमारे पास टाइपिंग एरर हो सकती है। मैं टाइम सेव करवाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, कोई एरर था रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, वो करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स को प्रेस करेंगे तो हमारी एम्बेडिंग्स क्रिएट हो जाएगी। किसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट होगी, जो डेटा फोल्डर हमने बनाया था ना, उस डेटा फ़ोल्डर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी एम्बेडिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत क्विकली एम्बेडिंग्स क्रिएट इसलिए हुई है कि हम ओपनएआई की एपीआई की को हिट कर रहे हैं, सही है, ओपनएआई की एम्बेडिंग्स बना रहे हैं। अच्छा, और इस नेशनल एआई पॉलिसी का मैं फ़ोल्डर के अंदर आपको ले चलता हूँ। ये हमारी नेशनल एआई पॉलिसी, अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है ना, ये बहुत अच्छी तरह से, इसको थोड़ा सा मैं ना ये करवाता हूँ यहाँ पे। ये हमारी नेशनल एआई पॉलिसी का फ़ोल्डर है, ठीक है ना। ये वही फ़ोल्डर है, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। इंटरनेट के ऊपर जाके आप गूगल के ऊपर लिखेंगे नेशनल एआई पॉलिसी पाकिस्तान, तो आपको ये फ़ोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ना कुछ क्वेश्चंस इसके बना के रखे हुए थे इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के बाद। अच्छा, तो मैं अब ऐप के ऊपर जाता हूँ। मैं ऐप के ऊपर गया, ओके। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ इससे, how does the policy response to involve international collaboration in AI development? सही है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए कितना क्विकली रिस्पांस जनरेट होके आया है। इस वजह से आ रहा है कि एपीआई ओपन एआई की हिट हो रही है। ओपन सोर्स आप एलएलएम और एम्बेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी रिस्पांस आ जाता है, लेकिन रिस्पांस की एक्यूरेसी थोड़ी सी लो होती है एज कम्पेयर टू ओपन एआई एम्बेडिंग्स। अच्छा, response according to the provided context, the policy response to involve international collaboration in AI development, organizing partnership with at least five
multilateral institutions to help countries and governments responses embrace AI। ठीक है, कुछ और भी हम इससे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए थे। हाउ डज द पॉलिसी एम टू एड्रेस द एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी मैं ला के यहाँ पे रखता हूँ, देखते हैं कितनी तेज है, कितना फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। हाउ डज द पॉलिसी एम टू एड्रेस द एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। रिस्पॉन्स जनरेट हो गया हमारा। Establishing an AI regulatory directorate to ensure the ethical and responsible use of AI, ensuring the AI is not used to discriminate against individual or groups, ensuring transparency and accountability in the use of AI। और ये सारा ये रिस्पॉन्स है हमारे डॉक्यूमेंट से बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं। अच्छा, कुछ एक और मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे। क्वेश्चन इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। सही है ना, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट जस्ट करवा रहा हूँ। सही है। एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द नेशनल एआई पॉलिसी। सही है, वैसे तो हमने पढ़ना नहीं है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए थोड़ा बहुत नेशनल एआई पॉलिसी को पढ़ लेते हैं। According to the provided context, blah blah blah, or development agenda, training and upskilling human capital in AI at all levels to address the needs and demands of the market efficiently। रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंडा, एप्रिशिएटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी सर्च भी आ रही है। कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स को इसने सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर बेस्ट आंसर को इसने यहाँ पे लाके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये थी ऐप। बताएं मुझे ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज आपको बतानी रह गई है। अब आप जाएंगे, आपको मैंने बताया था ना कि ये डेटाबेस वाहिद ऐसा डेटाबेस है जो कि ऑफलाइन मोड में हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटाबेस जो है हमारा लोकली हमारी डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट बॉक्स का जो मैंने फोल्डर बताया था ना, ये इसके अंदर सेव हो रहा है। डेटा डॉट एम डी बी और लॉक डॉट एम डी बी ये फाइलें डेटाबेस मैनेजमेंट कर रही हैं। वेक्टर स्टोर इनके अंदर क्रिएट हुए हैं, यहाँ से हमारा रिट्रीवल चेन चल रही है। ओके, तो इसलिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बॉक्स का यहाँ पे फोल्डर बनवाया था आपसे। ओके, चलें ये ऐप को प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट किस्म की एप्स बनाएं ऑब्जेक्ट बॉक्स के ऊपर, और कमेंट्स के अंदर शेयर करिएगा मुझसे कि ये आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा। और मैं ये फाइल जो है ना ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं इस फाइल को भी मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, और इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इसको जो है ना साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है ना, चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम था ना, यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर प्रिंट हो गया है कि कितनी देर में ये रिस्पॉन्स जनरेट करे। इस फास्ट ओपन एआई एम्बेडिंग्स आर सुपर फास्ट यार। ठीक है, पुट $5 एटलीस्ट यार, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर किसी नई ऐप के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।